नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एएस एजुकेशन पर। एमपीपीएससी स्पेशल सीरीज के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं संघ लोक सेवा आयोग, जिसका कि यह पार्ट 1 है। जिससे कि हम यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है उस पृष्ठभूमि की यानी कि बैकग्राउंड की चर्चा करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 में हम उसके बैकग्राउंड की चर्चा करेंगे। बैकग्राउंड से कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल कर आते हैं। जब हम इसको पढ़ने के बाद जो एक वीडियो में क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे, तब आपको जानकारी प्राप्त होगी कि इसके बैकग्राउंड से भी बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल कर आते हैं जिन्हें कि परीक्षा में आने की संभावना है। तो बात करते हैं पृष्ठभूमि की। संघ लोक सेवा आयोग जिसकी पृष्ठभूमि शुरू होती है 1793 से। 1793 का जो समय था, उस समय हम जानते हैं कि भारत में अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था। और अंग्रेज़ों का शासन उस समय जो अंग्रेज शासक भारत में था, जिसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, उन्हें भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जन्मदाता क्यों कहा जाता है, ये भी एक क्वेश्चन है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत में आए तो उन्होंने एक कॉर्नवालिस कोड बनाया। कॉर्नवालिस के द्वारा उन्होंने न्याय एवं प्रशासनिक व्यवस्था में कई सारे महत्वपूर्ण सुधार किए, जिससे कि उन्हें प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के कारण ही भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। बात आती है 1800 की। 1800 में जब लॉर्ड बेलेजली ने भारत का रुख किया, यानी कि लॉर्ड बेलेजली जब भारत आए, तब उन्होंने देखा कि भारत में जो सिविल सेवक कार्य कर रहे हैं, उनमें प्रशिक्षण की अत्यधिक कमी है। और प्रशिक्षण की ज़रूरत को महसूस करते हुए लॉर्ड बेलेजली ने कोलकाता में एक कॉलेज की स्थापना की, जिसका नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड बेलेजली ने सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए कलकत्ता में की थी, जो कि बाद में बोर्ड मेंबर जो रहते हैं उन्होंने इसे बंद कर दिया, जिन्हें कि हम कोड ऑफ डायरेक्टर के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमें पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो कोई सरकारी कंपनी नहीं थी, वो एक प्राइवेट कंपनी थी, जिसे 24 लोगों का एक समूह चला रहा था। 24 लोगों के उस समूह को ही कोड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था। तो कोड ऑफ डायरेक्टर ने जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज था उसको बंद कर दिया। फिर 1806 में कोड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ही इंग्लैंड के लंदन में हेलेवरी नाम की एक जगह है, हेलेवरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई, जिससे कि भारत में जो सिविल सेवक कार्य कर रहे हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा सके। तो भारत में जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया था उसको तो बंद कर दिया गया, लेकिन इंग्लैंड के हेलेवरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना कर दी 1806 ईस्वी में। प्रारंभ में जो सिविल सेवकों की भर्ती होती थी, सिविल सेवकों की जो भर्ती की जाती थी, मतलब सिविल सेवकों की नियुक्ति कोड ऑफ डायरेक्टर की सिफारिश पर ही कर दी जाती थी। पहले सिविल सेवकों के लिए कोई परीक्षा आयोजित नहीं होती थी। बाद में ये परीक्षा आयोजित होना प्रारंभ हुई, जिसका कि हम आगे पढ़ेंगे। 1854 में मैकाले समिति जो थी, मैकाले समिति बनाई गई। मैकाले समिति के द्वारा परीक्षा के द्वारा नियुक्ति की सिफारिश की जाती है, जो कि 1853 के चार्टर्ड अधिनियम के तहत जो समिति गठित होती है, मैकाले समिति, और 1854 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि जो सिविल सेवक हैं उनकी जो भर्ती है वो परीक्षा के माध्यम से होना चाहिए, ना कि सिफारिश के आधार पर। फिर 1855 में लंदन में एक सिविल सेवा परीक्षा का प्रारंभ किया गया। मैकाले समिति की सिफारिश वहाँ पर मान ली गई और लंदन में प्रथम सिविल सेवा की परीक्षा का प्रारंभ हुआ, जिसमें कि न्यूनतम जो आयु थी उसकी सीमा थी 18 वर्ष और जो अधिकतम आयु सीमा थी वो थी 23 वर्ष। फिर 1864 में भारत के एक व्यक्ति थे, एक महान व्यक्ति तो कहना चाहिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय बनते हैं। मतलब सोचिए आपकी लंदन में परीक्षा आयोजित होती है। आजकल हम तैयारी में, यूपीएससी की तैयारी में लाखों रुपये खर्च कर देते हैं। सोचिए लंदन में अगर परीक्षा हो तो लाख 1.5 लाख तो वहाँ जाने के लग जाएँ। तो लंदन जैसी जगह में जाकर सत्येंद्रनाथ टैगोर जी, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के भाई थे, वो पहले सिविल सेवक बनते हैं जो कि एक भारतीय थे। 1886 में एचिसन आयोग का गठन होता है। एचिसन आयोग का गठन लॉर्ड डफरिन की अध्यक्षता में होता है। एचिसन आयोग जो है वो अनुबंध और अनुबंध शब्दों को समाप्त कर देता है। मतलब कि सिविल जो सेवा थी, पहले संघ लोक सेवा आयोग जो
अभी वर्तमान में आयोजित करता है। पहले जो सिविल सेवा थी उसमें एक तो अनुबंध के आधार पर रखा जाता था और एक ऐसे ही रख लिया जाता था। तो जो अनुबंध और अनुबंध शब्द हैं इसको समाप्त करने के लिए एचिसन आयोग आता है लॉर्ड डफरिन की अध्यक्षता में, और वो आयु सीमा निर्धारित कर देता है 23 वर्ष। मतलब कि इसमें सम्मिलित होने की जो एज लिमिट हो जाती है वो हो जाती है 23 वर्ष। इसके बाद 1800 को आयु सीमा समय समय पर घटाई या बढ़ाई गई है। एचिसन आयोग ने कहा कि आयु की जो एज लिमिट है, अपर लिमिट, वो 23 वर्ष होनी चाहिए। लॉर्ड डफरिन की अध्यक्षता में जो 1853 में जो है 1853 में एक डलहौजी की अध्यक्षता में एक आयोग बना, उसने कहा कि 23 वर्ष होना चाहिए। फिर 1860 में इसको 22 वर्ष कर दिया गया कैनन की अध्यक्षता में, कैनन की सिफारिश के द्वारा, और 1866 में 21 वर्ष लॉरेंस के द्वारा कर दिया गया। फिर 1858 में 19 वर्ष लॉर्ड लेटन के द्वारा कर दिया गया। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 1878 में जो 19 वर्ष आयु कर दी गई, तो 19 वर्ष जब आयु हुई तो भारत में सिविल सेवा सुधार हेतु 1874 में एक सिविल सेवा से बर्खास्त किए गए सुरेंद्र नाथ बनर्जी और उनके सहयोगियों ने 1876 में आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन नेशनल एसोसिएशन की जो संस्था बनाई, उन्होंने उस संस्था के द्वारा एक आंदोलन चलाया कि जो सिविल सेवकों की आयु है पुनः बढ़ा दी जाए। तो बहुत सारा इसमें आंदोलन हुआ। उसके बाद 1912 में इसिंगटन आयोग आता है, जो कि हार्डिंग द्वितीय के समय आता है, ने भारत में प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन की सिफारिश की। जब लॉर्ड लिटन के टाइम पर आयु को 23 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया, तब भारत में जो सिविल सेवा सुधार हेतु 1874 में जो सिविल सेवा से बर्खास्त थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इन्होंने एक संस्था गठित की थी इंडियन नेशनल एसोसिएशन। उसने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। तो उस आंदोलन का असर यह हुआ कि 1912 में इस्लिंगटन आयोग, जो कि हार्डिंग द्वितीय के समय बना, इसने भारत में प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन की सिफारिश की। प्रतियोगी परीक्षा भारत में होने की सिफारिश हो जाती है। फिर 1922 में भारत के इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा का प्रथम आयोजन हुआ और भारतीय लोगों की पद वृद्धि भी की गई। आंदोलन चला तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या किया गया कि भारत में एक आयोग भेजा गया हार्डिंग द्वितीय के अध्यक्षता में, इस्लिंगटन आयोग ने भारत में ही प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने की सिफारिश की, जिसको कि मान लिया गया, और भारत के इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा का प्रथम आयोजन हुआ। भारतीय लोगों की जिसमें कि जो वैकेंसी हैं वो भी बढ़ा दी गई, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय अब उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। फिर 1 अक्टूबर 1926 में ली आयोग लॉर्ड रीडिंग की 1923 की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। किसकी सिफारिश पर किया गया? ली आयोग की सिफारिश पर किया गया। ली आयोग कब आया था? तो 1923 में आया था। 1923 में आया, इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसे मान लिया गया उसकी सिफारिश को, और 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग का गठन हो जाता है, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनते हैं वो रास वारकर बनते हैं। फिर 1919 एक्चुअली होता क्या है कि 1919 में एक बहुत ही फेमस, जो आपने पढ़ा होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भारत आता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा ली आयोग की सिफारिश पर 1923 में जो ली आयोग बनता है, ली आयोग बनने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, और 1 अक्टूबर 1926 को संघ लोक सेवा आयोग की जो है गठन कर दिया जाता है। फिर इसके बाद 1935 भारत शासन अधिनियम आता है, जिसका कि हमारे भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव है। 1935 ये जो 1935 अधिनियम आया, तो यहाँ पर 1935 के अधिनियम के द्वारा जो है केंद्र और प्रांत स्तर पर अलग अलग आयोग बना दिए गए। मतलब कि केंद्र में जो था वो फेडरल सर्विस कमीशन बन गया, क्योंकि 1 अप्रैल 1937 को, और प्रांत में प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। मतलब केंद्र में फेडरल सर्विस कमीशन और प्रांत में प्रांतीय लोक सेवा आयोग, 2 आयोग अलग अलग कर दिए गए 1935 अधिनियम के द्वारा। फिर इसको जो संवैधानिक आधार मिलता है, जब 1935 अधिनियम आने के बाद, जब 26 जनवरी
1950 को भारतीय संविधान लागू होता है, तो हम जानते हैं सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान पर प्रभाव पड़ा है 1935 भारत शासन अधिनियम का। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। तो भारतीय संविधान लागू होने के बाद जो है अनुच्छेद 315 भाग 14 के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 308 से 327 में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान किया गया और फेडरल सर्विस कमीशन को संघ लोक सेवा आयोग बनाया गया, जिसका कि मुख्यालय शाहजहां रोड नई दिल्ली में है और तत्कालीन अध्यक्ष H.K. कृपलानी है। वर्तमान अध्यक्ष जो तत्कालीन अध्यक्ष जो थे H.K. कृपलानी थे और वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी हैं। मतलब UPSC के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो प्रदीप कुमार जोशी हैं। आज़ादी के बाद सिविल सेवा का सशक्तिकरण सरदार पटेल के द्वारा किया गया और 1976 में कोठारी आयोग बनाया गया। कोठारी आयोग बना 1976 में गठित होता है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग त्रिस्तरीय परीक्षा प्रणाली की सिफारिश करता है, जिसमें कि जो वर्तमान स्वरूप आज अपन देखते हैं, एक प्री होता है, फिर उसके बाद मेंस होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। ये त्रिस्तरीय परीक्षा प्रणाली की सिफारिश 1976 में बना कोठारी आयोग करता है। फिर 1989 में एक और समिति बनती है जिसका नाम सतीश चंद्र समिति। सतीश चंद्र समिति 1989 में ये सिफारिश करती है कि इसमें सिविल सेवा की जो परीक्षा है उसमें एक निबंध का भी पेपर होना चाहिए। तो जो निबंध का जो प्रावधान है, निबंध लेखन का प्रावधान, वो सतीश चंद्र समिति की सिफारिश के द्वारा चालू किया गया। फिर 2004 में एक और समिति आती है जिसका नाम है होता समिति। होता समिति ने प्रारंभिक परीक्षा में एप्टीट्यूड पेपर की सिफारिश की। मतलब होता समिति ने यह कहा कि जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें एक एप्टीट्यूड का पेपर भी होना चाहिए, जो कि अपन CSET के पेपर के नाम से जानते हैं वर्तमान में जो स्वरूप है। तो ये 3 समितियां महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। एक 1976 में कोठारी आयोग जो कि त्रिस्तरीय परीक्षा प्रणाली की बात करता है। फिर 1989 में सतीश चंद्र समिति आती है जो कि निबंध के पेपर की सिफारिश करती है और 2004 में होता समिति आती है जो कि प्रारंभिक परीक्षा में एप्टीट्यूड के पेपर की सिफारिश करती है। तो इसका ये थी हमारी संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित पृष्ठभूमि। चलिए इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि कार्नवालिस के द्वारा कार्नवालिस कोड लाया जाता है। कार्नवालिस कोड के द्वारा यहाँ इंडिया में कार्नवालिस के द्वारा बहुत सारे न्यायिक एवं प्रशासनिक सुधार किए जाते हैं, जिस कारण लॉर्ड कार्नवालिस को ही भारत में संघ लोक सेवा आयोग का जन्मदाता कहा जाता है। इसके बाद 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हो जाती है, जो कि प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में खोला जाता है। फिर जिसको कि कोड ऑफ डायरेक्टर की सिफारिश पर बंद कर दिया जाता है। और 1806 में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना इंग्लैंड के हेलीवरी नामक स्थान पर होती है, जहाँ पर कि लोक सेवकों का प्रशिक्षण दिया जाता है। 1833 की धारा 87 के द्वारा समानता का अधिकार दिया जाता है, कि मतलब जो परीक्षा होती है उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव को समाप्त किया जाता है 1833 में। 1854 में मैकाले समिति बनती है। मैकाले समिति के द्वारा जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा नियुक्ति की सिफारिश की जाती है। फिर 1922 में इलाहाबाद में प्रथम परीक्षा होती है। 1855 में लंदन में एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन होता है। 1864 में सत्येंद्रनाथ जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, वो प्रथम भारतीय सिविल सेवक बनते हैं। और 1886 में एचिसन आयोग आता है। एचिसन आयोग के बाद 1912 में इस्लिंगटन आयोग आता है, जो कि कहता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन भारत में भी होना चाहिए। उसकी सिफारिश पर इलाहाबाद में 1922 में प्रथम सिविल सेवा परीक्षा आयोजित होती है। 1923 में ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया जाता है, जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इसके 2 पार्ट कर दिए जाते हैं कि केंद्र स्तर पर फेडरल सर्विस कमीशन और राज्य स्तर पर जो है राज्य लोक सेवा आयोग बना दिए जाते हैं। और 1950 में जब संविधान लागू होता है तब इसको संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 308 से 327 के बीच अनुच्छेद 315 के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, जिसका मुख्यालय जो रहता है नई दिल्ली के शाहजहां रोड पर रहता है। और इसके प्रथम अध्यक्ष H.K. कृपलानी को बनाया जाता है और वर्तमान अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी हैं। तो ये था हमारा आज का UPSC का पार्ट 1। बहुत जल्द पार्ट 2 भी अपलोड होने वाला है और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ हो सके। धन्यवाद।